बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अभी तक हमने जो नर्वन मसल का जो यूनिट है उसके अंदर नर्व्स की कॉन्ट्रैक्शंस कर ली हैं, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कर ली हैं, और अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या होता है कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट है। अगर हम एनाटमी के हवाले से देखते हैं तो हमारे पास 3 तरह के मसल्स हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, एक स्केलेटल मसल है जिसको आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कार्डियक मसल्स, जो कि हम हार्ट और उसकी सर्कुलेशन जो आपके आगे यूनिट्स होंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। थर्ड जो आपके पास होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स जो होते हैं बेसिकली वो फ्यूजिफॉर्म सेल्स कहलाते हैं, यानी दे हैव, मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। फ्यूजिफॉर्म जो है वो इस तरह से होते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। अच्छा जी, ये देखिए फ्यूजिफॉर्म सेल्स इस तरह के होते हैं। ठीक है जी, सेंटर के अंदर जो है वो फूले हुए होते हैं, यानी दे आर अ लिटिल बल्जी इन द सेंटर एंड देन दे टेपर ऑन दी साइड्स। ये जो टेपरिंग हो रही है बेसिकली इसकी वजह से ये जो शेप बन रहा है इसको हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स। ठीक है जी। अब ये इसमें मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़े से लंबे हों, तो इस तरह से करके इनकी जो है साइड्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हों, सेंटर जो है वो थोड़ा कम बल्की हो। जहाँ पे छोटे होते हैं वहाँ पे बल्कीनेस बढ़ जाती है। मतलब बेसिकली जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका ये शेप होता है इन कंपैरिजन टू वेरी स्ट्रेट फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड ब्रांचिंग फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स के इस तरह से ब्रांचिंग पैटर्न पे फाइबर्स होते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेट फाइबर्स होते हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसे चलते हैं, और उसके मुकाबले में फिर आपके पास आ जाते हैं स्मूथ मसल्स जो कि फ्यूजिफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली द एनाटमी। जब अगर डिफरेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो आपको पता है वॉलंटरी इन नेचर होते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से उनको मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं या जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि ये वो मसल्स होते हैं जो कि आपके वॉलंटरी कंट्रोल में यानी आपकी विल के अंदर नहीं होते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट योर नोइंग अबाउट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, तो अब जो है बेसिकली जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जितने भी विसराज हैं उनके अंदर, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर प्रैक्टिकली इस चीज को करके कि जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बॉडी में, थ्रोट के हो गए या पूरे जो आपके जो बॉडी के जो मसल्स हो गए जो कि आपकी बॉडी का बल्क बनाते हैं, उनको छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स इंटरनल बचते हैं हार्ट को छोड़ के, उन तमाम में अगर मसल्स मौजूद हैं तो वो स्मूथ मसल्स होंगे। अब लेट इट बी ब्रोंकाई, लेट इट बी ब्लड वेसल्स, लेट इट बी अदर ऑर्गन्स लाइक योर जीआईटी ऑर्गन्स, किडनी की यूरेटर्स हो गए, यूरेथ्रास, anything that is tubal like that has to contract a little bit, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है जी, तो स्मूथ मसल्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके हवाले से अब हम बात करते हैं। हम दोबारा से अपनी बैक स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हम अपनी जो स्लाइड शो है उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। स्मूथ मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर फाइबर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं, स्केलेटल मसल से या कार्डियक मसल के कुछ फाइबर्स हैं उनसे कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो फाइबर्स जो है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। डायमीटर 1.5 माइक्रोमीटर्स का होता है, 200 to 500 माइक्रोमीटर्स की लेंथ होती है। स्केलेटल मसल्स के कंपैरिजन में जो है वो 30 टाइम्स जो है डायमीटर में भी बड़े होते हैं, और 100 टाइम्स से ज़्यादा जो है वो लेंथ उनकी ज़्यादा होती है। स्मूथ मसल्स को अगर आप देखें तो smooth muscles of each organ is distinctive from that of the most of other organs depending upon the physical dimensions. अच्छा, अब से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि सिंपली हम बात कर रहे हैं कि जी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स हैं। अच्छा, अब जो ब्लड वेसल्स हैं फॉर एग्जांपल तो वो डिफरेंट साइज की हैं।
एक तो दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, लाइक आर्टरीज एंड वेन्स हो गई। उसके बाद फिर आर्टरीज में भी मस्कुलर आर्टरीज अलग होती हैं, पल्सेटाइल जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो अलग होती हैं, आर्टीरियोल्स अलग हैं, मिडिल साइज की जो आर्टरीज हैं वो अलग हैं, इसी तरह वेन्स। अब जब जो भी जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिस ऑर्गन को पर्टिकुलरली चाहिए, उसी हिसाब से जो आपका जो स्मूथ मसल है उसका फिजिकल डायमेंशन चेंज होता है। बिल्कुल उसी तरह से जो बंडल्स या शीट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी अलग होती है। यूजुअली अगर आप जनरली देखें तो आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं सारी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक दो तरह के बंडल्स में अरेंज होते हैं। एक जो बंडल होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल बंडल कहलाता है, और दूसरा जो है वो सर्कुलर मसल बंडल कहलाता है। अच्छा, अब जो सर्कुलर मसल बंडल है उसका मतलब क्या है कि कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर जो है वो आपकी जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं वो अरेंज हुए हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि जी मसल्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हुए में। अच्छा, अब उसके नतीजे में क्या होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ कम होगी ऑर्गन की, और अगर सर्कुलर मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जो जो अंदर का जो स्पेस है वो छोटा हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गन जहाँ पे वो मौजूद है वहाँ पे ये चीज़ें चेंज होती हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गन, उसके बेसिस पर भी आपके मसल्स जो है वो उनके बंडल्स अरेंज होते हैं। लाइक अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन सारी बॉडी के अंदर आपके जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स वो दो लेयर्स में अरेंज हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। लेकिन इन एडिशन टू दैट, जो अगर स्टमक की हम बात करते हैं तो स्टमक के अंदर एक और मसल बंडल की अरेंजमेंट है, दैट इज ऑब्लिक मसल फाइबर्स। ठीक है जी, यानी वो इस तरह से है कि वो स्टमक को पूरा का पूरा, जैसे नहीं एक वो कपड़ा निचोड़ने वाला जो अंदाज होता है वो बिल्कुल उस तरह से वो स्टमक की रोलिंग होती है फॉर द ग्राइंडिंग एंड चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द फूड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। सो फॉर दैट पर्पज जो स्टमक की जो है वो एडिशनल एक और जो है लेयर होती है जो कि ऑब्लिक मसल फाइबर्स की होती है। फिर टू रिस्पॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई, बेसिकली जो है वो मसल्स की जो शेप है या जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। अगर थोड़े से एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है तो मसल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट तरह की होगी। अगर स्लो फाइबर्स हैं जैसे कि विसरा है, जो स्मॉल जैसे आपकी आर्टीरियोल्स हो गई या जो आपकी लार्ज आर्टरीज हो गई, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऐसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर जो है बड़ी आर्टरीज में 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का है, लेकिन वो ही ब्लड प्रेशर जो है वो जब आपके आर्टीरियोलर एंड के ऊपर बिल्कुल एंड कैपिलरीज के बेड के पास पहुंचता है तो वहां पे जाके वो सिर्फ 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रेशर दीज वेसल्स आर फेसिंग, तो उसकी बेस पर जो है आपके जो मसल्स हैं उनकी भी जो थिकनेस है या जो उनका जो रिस्पॉन्स है वो मतलब ऊपर नीचे होता है। मसल्स ज्यादा है, मसल्स कम है, मसल्स थिक है, मसल्स स्ट्रॉन्ग है या मसल्स वीक है। ठीक है जी, इनर्वेशन के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने आपको बताया कि से फॉर एग्जांपल आपके जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई हो रहे हैं, या आपके जो हैं वो विसरल क्या कहते हैं आपके सोमैटिक सप्लाई है, तो उसकी बेस के ऊपर भी जो है टाइप ऑफ द इनर्वेशन के ऊपर भी जो मसल्स हैं उनकी शेप और चेंज मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, फंक्शन के ऊपर भी है वही वाली बात कि पेरिस्टैटिक मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके ऊपर भी मसल्स का जो शेप है वो चेंज होता है। कुछ ऑर्गन्स है जहाँ पे पेरिस्टैटिक मूवमेंट नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स हो रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द नर्व सप्लाई या डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जबकि उसके मुकाबले में आपका GIT हो गया या आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया या जो आपका है क्या कहना चाहिए आपका जो सेक्सुअल ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पर पेरिस्टैटिक मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस जगह पे ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जो है स्मूथ मसल्स की जो फॉर्मेशन है या जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। अच्छा जी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक कहलाता है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स और दूसरा कहलाता है यूनिटरी स्मूथ मसल्स। अच्छा, नाम से कुछ उल्टा कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन जो इसकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रा सी डिफरेंट है। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल जो है बेसिकली अगर सोचा जाए तो जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि जी ये बहुत हैवी मसल यूनिट होगा जहाँ पे बहुत सारे मसल्स एक साथ काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने कम मसल्स किसी भी मस्कुलर यूनिट में होंगे वो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स यूनिट कहलाता है। यूनिटरी स्मूथ मसल्स का मतलब ये है
कि 100,000 मसल्स एक साथ एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करेंगे, तो वो यूनिटरी स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिटरी का मतलब है ज्यादा मसल फाइबर्स का होना, और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स का मतलब है कम फाइबर्स का होना। ये चीज डिफरेंस प्लीज याद रखिएगा। तो अब हम जो डिफरेंसेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं कि इट्स कंपोज ऑफ डिस्क्रीट सेपरेट स्मूथ मसल फाइबर्स, फिर फाइबर्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स एंड इनर्वेटेड बाय सिंगल नर्व एंडिंग। अगेन ये वो वाली बातें जो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। Outer surface of these fibers is covered by a thin layer of basement membrane which helps to insulate the and separate from the different fibers। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने न्यूरॉन्स के अंदर भी पढ़ा था कि जो माइलिनेशन होती है वो किस पर्पज के लिए होती है, ताकि जहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है बस वहीं रहे, बाकी जगह पे फैल ना जाए। बिल्कुल इसी तरह से अगर जो मसल्स हैं, अगर इंडिविजुअल मसल्स रखे गए हैं, तो इसका मकसद यही है कि वहाँ पे इंडिविजुअल मसल्स की एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू यूनिटरी मसल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जो एक्टिविटी है उसको सेपरेटेड रहना है, तो इंसुलेशन भी होनी चाहिए कि एक मसल एक्टिवेट हो रहा है तो इसके नतीजे में जो है, चूंकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं यूजुअली वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है या जो स्टिमुलस है वो बहुत तेजी के साथ डिफ्यूजन के थ्रू फैलता है, तो उस प्रोसेस को बचाने के लिए इंसुलेशन करवानी पड़ती है। सो जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं वहां पे इंसुलेशन मौजूद होती है, वेराज यूनिटरी जो मसल्स होते हैं वहां पे जो स्पीडी एक्टिविटी को तेज करने के लिए इस किस्म की कोई भी इंसुलेशन मौजूद नहीं होती है, और दैट इज द रीजन व्हाई स्टिमुलस ट्रैवल वेरी फास्ट एज कंपेयर टू मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। अच्छा, ईच फाइबर कैन कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स एंड देयर कंट्रोल इज एक्सर्टेड मेनली बाय नर्व सिग्नल्स। अगेन ये जरा सा पॉइंट रिपीट हो गया, सेम बात जो है वो हो रही है। एग्जांपल क्या है जी, सीलियरी मसल्स और आइरिस के जो मसल्स होते हैं, पाइलो इरेक्टर मसल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। नोट किया होगा आपने कि कभी आपको बहुत खौफ आता है या किसी किस्म की जो शडरिंग मूवमेंट होती है जिसके अंदर आपके सारे के सारे बाल खड़े हो जाते हैं स्किन के, जिसको हम रोंगटे खड़े हो जाना भी कहते हैं, बेसिकली दैट इज योर इरेक्शन ऑफ द पाइलो इरेक्टर मसल्स। या आपके जो बाल होते हैं उनके साथ ये मसल्स अटैच होते हैं। इसको मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ये देखिए, यहाँ पे ये आपका स्किन हो गया, ठीक है जी। स्किन के अंदर ये आपका जो है हेयर बल्ब होता है इस तरह करके, और यहाँ पे आपका हेयर लगा हुआ होता है। इसमें ये बाल हो गया और ये इसका हेयर बल्ब है, और ये इस सॉकेट के अंदर जो है ये बाल पड़ा हुआ है। अब ये बाल आपकी स्किन से बाहर, इतना हिस्सा जो है आपकी स्किन से जो बाहर निकला हुआ है ये आपका हेयर, और ये इसकी रूट हो गई, और ये इसका हेयर बल्ब हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिकली जो हम पाइलो इरेक्टर मसल की बात कर रहे हैं, वो पाइलो इरेक्टर मसल जो है वो इस जगह पे अटैच होता है, ठीक है जी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसके नतीजे में क्या होगा, सिचुएशन अब आप देख लीजिए। सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती है। ये मसल इतना बड़ा था, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट होके ये इतना हुआ है, इसके नतीजे में आपका बाल जिस तरह से टेढ़ा पड़ा हुआ था वो सीधा खड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे चूंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस जगह पे आपकी स्किन थोड़ी सी बल्ज कर जाती है। वो आपने नोट किया होगा कि आपके बालों के नजदीक जो है वो एक वाइट कलर का एक बल्ब सा बन जाता है जब रोंगटे खड़े होते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्किन बल्जिंग आउट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पाइलो इरेक्टर मसल, ठीक है जी। जो हेयर बल्ब और उसके दरमियान की जो स्किन है वो बल्ज आउट कर जाती है, तो एक वाइट सा डॉट बालों के पीछे बन जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट योर पाइलो इरेक्टर मसल इज डूइंग। तो यहाँ पे ये अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जी पाइलो इरेक्टर मसल की जो है वो प्रॉपर्टी क्या है, तो बेसिकली इट्स द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टाइप, ठीक है जी। अच्छा, ये सप्लाई किससे होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है, यानी जिस टाइम पे आपको खौफ होता है, किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट होती है, तभी रोंगटे खड़े होते हैं। और वो क्योंकि रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि आपकी जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, ठीक है।
इसके मुकाबले में अगर यूनिटरी स्मूथ मसल्स को देखें तो मास ऑफ 100 फाइबर्स, 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो फाइबर्स हैं अरेंज इन द शीट्स एंड बंडल्स एंड देयर सेल मेम्ब्रेन्स आर अडहेरेंट टू वन अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन्स आर अडहेरेंट टू वन अनदर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी। एट मल्टीपल पॉइंट्स, जो कि जहां से जो जो भी फोर्स है वो जनरेट होती है टू द नेक्स्ट फाइबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज जॉइंट्स आर नोन एज गैप जंक्शंस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में ये चीज जो है वो लैक कर रही होती है, यानी गैप जंक्शंस मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है जी। दीज फाइबर्स आर आल्सो नोन एज सिंसिशियल स्मूथ मसल्स। ठीक है जी। और वजह यही है कि जो सिंसिशियल का मतलब होता है टू एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है जी। तो ये सिंसिशियल स्मूथ मसल्स कहलाते हैं, वो तमाम के तमाम मसल्स जो एक साथ ढेर सारे एक साथ काम करते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज विसरल स्मूथ मसल्स, क्योंकि बेसिकली आपके जितने भी मेन विसराज हैं वहां पे आपके पास यूनिटरी स्मूथ मसल्स होते हैं, लाइक गट, यानी आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो बाइल डक्ट हो गया, यूरेटर्स हो गए, यूट्रस हो गया, और सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये तमाम की तमाम जो है वो एग्जांपल्स में आती हैं यूनिटरी स्मूथ मसल्स के। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर देखें, ये वही जो पिछली वाली स्लाइड है उसके हवाले से अगर आप देखें, ये जो हैं वो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं। हर फाइबर दूसरे से सेपरेट है और हर फाइबर इंडिविजुअली एक्ट करता है। उसके मुकाबले में ये सिंसिशियम है, यहाँ से लेके ये जो पोर्शन आ रहा है आपके पास, दिस इज होल ऑफ इट इज दी स्मूथ मसल लेयर। ठीक है जी। और दिस इज बेसिकली द यूनिटरी स्मूथ मसल्स के एक साथ तमाम के तमाम मसल्स काम करते हैं, जिसके नतीजे में सिंगुलर और बिल्कुल एक जैसी एक्टिविटी आती है। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बेसिक जो मैकेनिज्म है वो वही है जो स्केलेटल मसल्स का था, यानी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, वही वॉक ओवर मैकेनिज्म होता है जिसके तहत आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर, लेकिन बेसिकली जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं दे आर नॉट अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर अरेंज इन द स्केलेटल मसल्स, और उसकी वजह से जो लाइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर, जो स्ट्राइएशंस आती हैं स्मूथ मसल्स में, वो स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं होती, क्योंकि जो अरेंजमेंट है जो जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का जो अरेंजमेंट है दैट इज फार डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इधर है कि डिवाइड है, इट इज डिवाइड ऑफ प्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स दैट इज रिक्वायर्ड इन द कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि क्या है वो आगे अभी पता चलेगा। कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन जो प्रोसेस है वो कैल्शियम से और एटीपी से होता है, एक्टिवेट होता है, एटीपी डिग्रेड होकर एडीपी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड। मेजर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन नंबर वन फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, जो कि आपको पहले ही मालूम है। एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग मैकेनिज्म, कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस बाय कैल्शियम आयंस, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसका काफी डिफरेंस है। एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, इसमें काफी सारा जो है वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है फिजिकल बेसिस ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से। लेकिन उससे पहले आप इस पिक्चर को जरा सा और से देख लीजिए कि दिस इज व्हाट द अरेंजमेंट ऑफ स्मूथ मसल इज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर रेगुलर इंटरवल से डेंस बॉडीज मौजूद है। अच्छा, जो ठीक है, जो डेंस बॉडीज मौजूद हैं, अच्छा ये खाली यहाँ पे सेल की मेम्ब्रेन के साथ नहीं होती है। सेल का अगर साइज बड़ा है तो उसके अंदर जो उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, वहां पे भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो डेंस बॉडीज हैं वो अपने जो बराबर वाले जो स्मूथ मसल्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, और इस इंटरेक्शन के नतीजे में जो है ये जो कॉन्ट्रैक्शन का जो एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है उसको ये मतलब वो करते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, कम्युनिकेशन जो है वो उसको स्पीड अप करते हैं, यानी एक डेंस बॉडी से दूसरे डेंस बॉडी, और यहीं पर गैप जंक्शन मौजूद होते हैं। तो जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जो है वो ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देख सकते हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं दे आर अटैच्ड टू द डेंस बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ कि डेंस बॉडीज आर एक्टिंग एज अ जेड लाइन, जो कि आपने स्केलेटल मसल में पढ़ा था कि जेड लाइन होती है, उससे एक्टिन फिलामेंट्स जुड़े हुए होते हैं जो कि मायोसिन की तरफ जाते हैं।
बिल्कुल उसी तरह से जो डेंस बॉडीज हैं दे आर एक्टिंग लाइक जेड लाइंस, यहाँ पे आपके एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं इस तरह से, ठीक है जी। नाउ इन जो इन बिटवीन दीज एक्टिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट मायोसिन फिलामेंट्स, और ये मायोसिन फिलामेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो तकरीबन सेम है, सिवाय ये छोड़ के कि जो ट्रोपोनिन वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता। क्या होता है वो अभी हम थोड़ी देर के अंदर देखेंगे, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स डू नॉट हैव द सेम स्ट्राइएटेड अरेंजमेंट, जैसे कि हमने बात की थी। नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स अटैच्ड टू द डेंस बॉडीज, ये अगेन ये पूरी डिटेल्स मैंने अभी आपको बताई है, ये बेसिकली वही डिटेल्स है, आप चाहो तो इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। सम ऑफ दीज बॉडीज आर अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन, अदर्स आर इनसाइड द सेल, एडजेसेंट सेल्स के साथ इनकी अट्रैक्शन होती है जो कि इंटरसेल्यूलर प्रोटीन ब्रिजेस के थ्रू होती है, और ये जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अदर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इंटरस्पर्स्ड अमंग द एक्टिन फिलामेंट्स आर द मसल फाइबर्स आर मायोसिन फिलामेंट्स, डायमीटर जो है वो ट्वाइस होता है एक्टिन फिलामेंट्स के, 5 to 10 टाइम्स जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होती हैं ज्यादा एज कंपेयर टू दी मायोसिन फिलामेंट्स। Actin filaments radiating from two dense bodies in the end of the filament is the myosin filament, जो कि contractile unit of the smooth muscles है। अब यहाँ से लेके जो एक dense body से लेके दूसरे dense body के दरमियान में ये एक सार्कोमियर है, या जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द स्मूथ मसल है, ठीक है। अब इसको सार्कोमियर नहीं कहा जाता है, इस वजह से इसको स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहा जाता है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि आपका जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो सार्कोमियर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे उसको आप कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्मूथ मसल कहते हैं। अच्छा ये भी याद रखें कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने अगर तो सार्कोमियर की डेफिनेशन बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट बिटवीन टू जेड लाइंस इज सार्कोमियर, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्मूथ मसल पूछा जा रहा है तो यू विल बी सेइंग द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट बिटवीन टू डेंस बॉडीज इन द स्मूथ मसल्स आर नोन एज द contractile unit of the smooth muscle. This is the definition basically of the contractile unit of the smooth muscle and skeletal muscle जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। dense bodies जो है वो act as a Z line, जैसे हमने बात की। myosin filaments have side polar cross bridges जो कि हमेशा होते हैं, enables the smooth muscle cells to contract as much as 80% of their length। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो स्पेसिफिक ऑब्लिक अरेंजमेंट हुआ हुआ है कॉन्ट्रैक्शन का, उसके नतीजे में आपका जो स्मूथ मसल है स्केलेटल मसल के मुकाबले में 50% ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने सब्सटेंस का, यानी टोटल जो सेल है वो अपना 80% कम होकर 20% की जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है वो रह जाती है फुल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 30% कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके दरमियान में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो साइक्लिंग के हवाले से जब बात करें तो अटैचमेंट एंड रिलीज ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट इज वेरी स्लो एंड स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल्स में 10 to 300 टाइम्स फास्टर इसकी मूवमेंट होती है। फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑब्वियसली क्रॉस ब्रिज की अटैचमेंट ग्रेटली मतलब जो टाइम है क्रॉस ब्रिजेस का आपस में इंटरेक्शन का वो बढ़ जाता है क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इज वेरी स्लो। उसके मुकाबले में अगर आप क्रॉस ब्रिजेस के हवाले से बात करते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस के अटैचमेंट और डिटैचमेंट इतना स्पीड से हो रहा होता है क्योंकि वहां पे हर थोड़ी देर के बाद एटीपी मॉलिक्यूल्स आके यूटिलाइजेशन दे रहे होते हैं। अच्छा, एटीपी रिक्वायर्ड इन क्रॉस ब्रिज साइकिल, number of ATPs required in is 1/10 to 1/13 300, यानी वो अगेन 300 टाइम 10 to 300 times less ATP रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल्स। ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो है और स्केलेटल का फास्ट होता है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि स्लो ऑनसेट है इसलिए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जबकि स्केलेटल मसल का जो है फास्ट ऑनसेट है और ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है 4 to 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है वो जो मसल है वो उठा सकता है वजन, जो कि हम कल डिस्कस भी कर रहे थे, कल की जो वीडियो थी उसमें। कंपैरेटिवली स्मॉल है 3 to 4 kg यहाँ पे उठा रहा होता है। लैच मैकेनिज्म है, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर रीचिंग द फुल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटेशन कुड बी स्टॉप, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन अपनी जगह मौजूद रहती है। दिस इज द लैच मैकेनिज्म जो कि स्केलेटल मसल्स के अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, और अगर खुदा ना खास्ता प्रेजेंट हो जाए तो ये काफी
बीमारी का सबब बन सकता है, तो इट्स नॉट प्रेजेंट एट ऑल। ठीक है जी। स्ट्रेस रिलैक्सेशन के हवाले से जो है वो जो स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर स्ट्रेस रिलैक्सेशन मौजूद होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि आपने एक प्रेशर दिया और उस प्रेशर के नतीजे में आपका जो है स्ट्रेस बढ़ा। फुल स्ट्रेस के लेवल पे पहुंचने के बाद जब वो फुल स्ट्रेस आ जाता है तो उसके बाद मसल्स जो हैं वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शन का जो स्पेस है उसके ऊपर चले जाते हैं और मैक्सिमम स्ट्रेच के ऊपर भी। और जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जो प्रेशर होता है वो सिर्फ फॉर फ्यू सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स जो है वो स्मूथ मसल्स उठाते हैं और उसके बाद वो वापस से अपने नॉर्मल प्रेशर के ऊपर आ जाते हैं। स्केलेटल मसल जो है उसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से जो है स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा और स्ट्रेच भी बढ़ता चला जाएगा। स्केलेटल मसल्स और मतलब उसमें आप अगर जितने अरसे तक प्रेशर रखेंगे उतनी अरसे तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी स्केलेटल मसल्स के हवाले से। स्मूथ मसल्स में ऐसा नहीं है, तो प्रेशर देंगे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। अगर आपने प्रेशर रिलीज कर दिया तो भी कॉन्ट्रैक्शन मौजूद रहेगी, वो अपने टाइम से जो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद वो खत्म होगी। दूसरा ये कि अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया तो उसके नतीजे में स्ट्रेच आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो स्ट्रेच खत्म होकर दोबारा से अपने नॉर्मल मैकेनिज्म के ऊपर चला जाएगा। इसी की एक वजह से आप अगर देखें तो जब आपको इंटरनल ऑर्गन्स में जो पेन होता है वो पीरियोडिक पेन होता है। शुरू में एकदम से बहुत जोर से दर्द महसूस होता है और उसकी थोड़ी ही देर के बाद वो दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। वजह क्या है कि जो भी स्टिमुलस है जिसकी वजह से वो एक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुई जिसने आपको पेन जनरेट किया है, वो आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो स्ट्रेस रिलैक्सेशन के प्रोसेस से जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो वो जो पेन है जो एक जो स्पाज्म आया था वो खत्म हो जाता है और स्पाज्म के खत्म होने की वजह से आपको दर्द भी खत्म हो जाता है। तो दैट इज द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक पेन विच इज टेकिंग प्लेस इन द विसरा। और आपको मुस्तकिल पेन की जो एहसास है वो नहीं होता है जैसा कि स्केलेटल मसल्स में होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा फिटिंग हो चुके हैं तो मसल का पेन मौजूद रहेगा उस वक्त तक के जब तक के मसल्स जो है वो दोबारा से अपनी एनर्जी रिस्टोर नहीं कर लेते, उतनी देर तक पेन मौजूद रहेगा या फिर आपको पेन किलर खाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके मुकाबले में। अच्छा, ये एक मैकेनिज्म है जो हम डिस्कस करने लगे हम कि कॉन्ट्रैक्शन इज 50 to 100 मिलीसेकेंड्स डिलेड आफ्टर एक्साइटेशन। अच्छा, स्मूथ मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल्स के मुकाबले में ये एक चीज है कि एक्साइटेशन तो हो जाती है लेकिन 5 to 100 मिलीसेकेंड्स का डिले आता है एक्साइटेशन के बाद, उसके बाद जाके कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 5 सेकेंड्स लेट फुल अपनी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर पहुंचती है। takes 1 to 2 seconds to decline the contractile force, 1 second of total contraction time. This time is 30 times longer than skeletal muscles. According to muscle type, it can be from 0.2 to 30 second long. ठीक है जी। अभी अगर जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन वेयर द मसल्स आर प्रेजेंट, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जो है वो मसल कितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देगा और कितना प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, वो डिपेंड कर रहा होता है कौन से ऑर्गन के अंदर वो हो रहा है। लाइक यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है 3 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, काफी लंबी कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप जीआईटी में इतनी लंबी कॉन्ट्रैक्शंस, तो उसका मतलब क्या है कि बंदा पेट के दर्द से दोहरा ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, स्मॉलर कॉन्ट्रैक्शन होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गन, टाइप ऑफ द टिश्यू विच इज वेयर दैट मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, और उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपकी जो टोटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम ड्यूरेशन है वो 0.2 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड्स तक का हो सकता है। रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय कैल्शियम। अच्छा, ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसके ये तो रिटन में मौजूद है, मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ, वो आप वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। अच्छा भाई, ये देख लें scardia.com, ये जो है ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने कुछ मेडिकल की एनिमेशंस रखी हुई हैं। आप इनकी मजीद एनिमेशंस भी देख सकते हैं। जो मुझे इस वक्त फिलहाल जो काम की जो चीज है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल के ऊपर आके किसी भी स्टिमुलस ने एक्टिवेशन की, जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी।
अच्छा, इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि जो भी जो आपका जो मैकेनिज्म है जी प्रोटीन कपल मैकेनिज्म, उसके नतीजे में प्रोटीन फॉस्फोलिपेज सी जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है। PIP2 यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दे देती हूँ, यहाँ पे ये लिखिएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, ये यहाँ नहीं लिखेगा। ओके, ये मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है। और बेसिकली हो क्या रहा होता है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसमें होता है एक फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पायरोफॉस्फेट, आपका एक मेम्ब्रेन लिपिड है, ठीक है जी। वो ब्रेक करता है दो, अगर मुझे याद पड़ता है मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई है। वो एक मिनट, लेट मी शेयर इन अदर स्क्रीन फॉर यू फर्स्ट, उसके बाद ये वीडियो चलाते, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ पाएगा। देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मसल है, ठीक है। ये वही पिक्चर है जो मैं बना रही हूँ, वो बना रही हूँ जो आपको देख रहे थे आप जी, ठीक है। ये GTP इज कन्वर्टेड इनटू GDP, ठीक है जी। अब उसके नतीजे में आपका PIP2 जो है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपेज सी, इसको ब्रेक करता है। PIP2 is broken down into IP3 and DAG, ठीक है जी। डायसैलग्लिसरॉल एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक ये बात याद रखिएगा, इसके बाद अब वीडियो देखिए तो अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट आएगा। PIP2 क्या है? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पायरोफॉस्फेट, और ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है इनटू 2 सेकंड मैसेंजर्स। ये दोनों जो है इसके सेकंड मैसेंजर्स है, ठीक है जी। ये दोनों इसके सेकंड मैसेंजर्स, और ये सेकंड मैसेंजर्स क्या कर रहे हैं वो आप देखिए। ऑलराइट, GTP से GDP बना, उसके बाद फिर क्या हुआ? IP3 है नहीं, ये थोड़ा सा मैं पीछे ले जाती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ये देखें, GTP से GDP बना, एक्टिवेशन हुई है रिसेप्टर की, IP3 बन गया है। IP3 आके अटैच हो रहा है टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि वेरेवर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल हैज टू टेक प्लेस, वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट स्टोर्स कैल्शियम इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है कि IP3 जाके जो है आपके IP3 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है इनटू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके नतीजे में रिलीज होते हैं कैल्शियम आयंस, ठीक है जी। अब ये जब कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं तो इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम जब बढ़ता है तो जो आपका जो DAG है, डायसाइल ग्लिसरॉल, वो जाके बाइंड कर जाता है टू योर कैल्शियम चैनल्स, और यहाँ से कैल्शियम चैनल को ओपन करवाता है। कैल्शियम चैनल के ओपन होने के नतीजे में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम है वो भी मूव करता है इनसाइड, वो और साथ में एक्शन पोटेंशियल मूव करता है। तो जितने भी आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है? इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल्स बढ़ते हैं तो अब आ रही है बात जो एक्चुअली हमारी स्मूथ मसल से रिलेट कर रही है। इससे पहले तक क्या था कि ये कैल्शियम जो है वो जाके बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन का जो कंपोनेंट है उसके साथ बाइंड करता है। मसल, वो जो ट्रोपोनिन आई है वो सेपरेट हो जाता है, बाइंडिंग साइट्स निकल के आ जाती हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन और जो ओवर प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही। स्मूथ मसल्स के अंदर ये जो कैल्शियम है ये बाइंड कर रहा है कैल्मोड्यूलिन के साथ। ये एक मेम्ब्रेन, मतलब ये एक मसल प्रोटीन है, या यूं कह लें सेल्यूलर प्रोटीन है, जो कि हर सेल के अंदर मौजूद है, तो कैल्मोड्यूलिन नाम है इसका, ठीक है जी। कैल्शियम इसके साथ बाइंड करके इसको एक्टिवेट करता है। अब ये क्या करता है कि ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक एंजाइम है, उसके साथ आके बाइंड करता है और उसको ये एक्टिवेट कर देता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम के एक्टिवेट होने के नतीजे में inactive myosin is converted into active myosin by addition of phosphates. phosphorylation होती है, ये एक्टिवेशन हो गई। अब ये जो एक्टिवेशन है ये क्या करेगी? मायोसिन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का इंटरैक्शन होगा और वॉकओवर प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही कैल्शियम, अच्छा, अगर ये पूरा प्रोसेस रुक गया है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कैल्शियम चैनल्स को ओपन करके कैल्शियम की रिलीज को करवाता है, मतलब कैल्शियम को अपनी वापस अपनी स्पेस पर पहुंचाता है। जैसे ही कैल्शियम का रिलीज होता है वैसे ही जो आपके एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं और मसल जो है वो रिलैक्स कर जाता है, ठीक है जी।
तो ये इनकी जो scardia.com है, आप चाहें तो इनकी मजीद भी वीडियोस हैं वो आप इनके लॉग इन करके देख सकते हैं। अब हम कहाँ हैं, वापस हम अपनी स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म इज बेसिकली, और इसको आप जो है वो हम देखें, वही जो कंपैरिजन की हम बात कर रहे थे कि ये देखें एटीपी आके बाइंड करता है, एटीपी जो है जब वो एडीपी में कन्वर्ट होता है तो आपको मायोसिन हेड एक्टिवेशन होती है। मायोसिन हेड अगर इस फॉर्म में रहेगा तो कभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। मायोसिन को एक्टिवेट होने के लिए, और सॉरी हाँ, एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए बेसिकली इस फॉर्म में आना जरूरी है। और ये फॉर्म में कब आएगा, जब एटीपी ब्रेक होके एडीपी में कन्वर्ट होगा और फॉस्फेट रिलीज करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके बाद फिर क्या होता है कि जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी इनको इंटरैक्ट कराते हैं एक्टिन के साथ, और एक्टिन के साथ इंटरैक्ट कराने के बाद जब ये दोनों रिलीज हो जाते हैं तो आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है, और उस पावर स्ट्रोक के नतीजे में जो है आपका जो मसल है वो फॉरवर्ड मूव करता है। ये चीज आपको मैंने वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर बताई थी। अब एग्जैक्टली यही चीज अगर आप स्मूथ मसल्स के अंदर देखते हैं, तो स्मूथ मसल्स के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर आपको ये पूरे प्रोसेस से पहले वो हो जाएगा कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन वाला काम, ठीक है जी। मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम जो है वो इधर आके बाइंड करता है, ठीक है जी। यहाँ पे आके फॉस्फोरिलेशन होती है, इस फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में ये एक्टिवेशन होती है। इसके बाद फिर जो है ये मूवमेंट होती है, और ये पूरा जो फॉरवर्ड जो पावर स्ट्रोक होता है वो लगता है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन एक्टिवेशन हुई, उसके नतीजे में जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हुआ। मायोसिन लाइट चेन काइनेज ने एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया, मायोसिन मायोसिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, एक्टिन के साथ इसने इंटरैक्ट किया, एक्टोमायोसिन बना और कॉन्ट्रैक्शन हो गई, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। इस तरह से कंस्ट्रिक्शन होती है। और उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम की जो है वो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है, कैल्शियम जो है वो फिर उसके बाद जो है वो इनएक्टिवेशन होती है। इस तरह से मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करी हूँ इसमें, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, इनएक्टिवेट एटीपेज एक्टिविटी इन द मायोसिन हेड और नो। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जिस टाइम पे कैल्शियम की जो है मतलब आपकी जो मसल को रिलैक्स होना होता है, तो उस टाइम पे आपका मायोसिन लाइट चेन का मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करता है, और वो एक्ट करके क्या करता है कि यहाँ पे आपका वाटर मतलब मायोसिन फॉस्फेट जो है उसको ब्रेक करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को सेपरेट करता है वाटर के साथ, और जो है वो इसमें जो है वो हाइड्रोजन की एडिशन करके इसको इनएक्टिव मायोसिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इनएक्टिव मायोसिन में कन्वर्जन होता है, उसके नतीजे में मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है जी। दिस इज व्हाट बेसिकली इज टेकिंग प्लेस इन दी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि डिफरेंट है और खासा डिफरेंट है फ्रॉम वो क्या कहना चाहिए आपका स्केलेटल मसल्स। ऑलराइट जी, होपफुली ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद फिर ये डिटेल्स हैं लाइट चेन काइनेज में क्या हो रहा है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और फॉस्फेटेज क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। न्यूरोनल कंट्रोल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसका वो है क्या कहना चाहिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। कैसे काम करता है वो इसके ऊपर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।